जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों आज हम एक नया सीरीज लाए हैं दोस्तों, जो आरपीएफ जो रेलवे के द्वारा एग्जाम होता है दोस्तों। आरपीएफ जो कांस्टेबल और एसआई जो बनता है दोस्तों, उसी का हम एक पार्ट लाए हैं दोस्तों। जो एग्जाम होता है उसी का हम एक पार्ट, जो भारतीय इतिहास से क्वेश्चन 100 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। और टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। जो RWA टीम के द्वारा जो बुक हुआ है उसी का हम पूरा भारतीय इतिहास पूरा कराएंगे दोस्तों, एक ही वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को जरूर देखिए, एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोग शुरू से लास्ट इसका भी हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करवाते जाएंगे दोस्तों। जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। तो बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। और गौतम बुद्ध की जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कहाँ? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। अब 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी दोस्तों, जो पूछा हुआ 2019 में दोस्तों। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी, जो बोध गया भारत के बिहार राज्य में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है बोध गया? कहाँ पड़ता है दोस्तों? जो भारत का एक राज्य है जो बिहार में पड़ता है दोस्तों। बौद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बौद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो उन्हीं बौद्ध धर्म की क्या किया था दोस्तों? स्थापना की थी दोस्तों। तीसरा पॉइंट है कि बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो गौतम बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए थे, जो सारनाथ में दिए थे दोस्तों, जो उपदेश दिए इसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु जो नेपाल में हुआ था दोस्तों। जो गौतम बुद्ध का जन्म 563 में तो हुआ था, लेकिन लुम्बिनी कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है दोस्तों? नेपाल में पड़ता है दोस्तों। कहाँ? नेपाल में। गौतम बुद्ध को मृत्यु महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। जन्म बिहार, मृत्यु कुशीनगर दोस्तों, जन्म नेपाल। निम्न में से किससे शिल्प चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों? निम्न में से किसे शल्य चिकित्सक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, श्रोता को जाना जाता है दोस्तों। शल्य चिकित्सक के जनक श्रोता को जाना जाता है। श्रोता को श्रोता संहिता का प्रणेता माना जाता है। श्रोता को आचार्य धनोदत्त अश्रोत्व के शल्य चिकित्सक के साथ साथ आयुर्वेदी के क्षेत्र में काम किया था। प्राचीन काल में सबसे महान शिल्प चिकित्साओं में श्रोता विशेष स्थान पाया है दोस्तों। चरक के आयुर्वेदी के क्षेत्र में संबंधित थे। चरक ने आयुर्वेदी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ जो चरक संहिता लिखा था दोस्तों। चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था दोस्तों। कहाँ से? तो भारत से था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर कि बुद्ध धर्म में आभीय मुद्रा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आभीय मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो 3 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निर्भीकता हो जाएगा दोस्तों। निर्भीकता हो जाएगा जो पूछा गया क्वेश्चन है। इसका बारे में देखिए दोस्तों कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता है। जो अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है दोस्तों। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्रा में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा का भावना को प्रदर्शित करता है। सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करता है। अभय मुद्रा में दाहिनी हस्त के ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित करता है दोस्तों। हथेली बाहर की ओर इंगित करता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि विनय और सुत्त पिटका इनमें से किस शिक्षाओं का संकलन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध से संबंधित है दोस्तों। किससे? गौतम बुद्ध से संबंधित है। विनय और सुत्त पिटका गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटिका बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। त्रिपिटिका बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटिका का भाषा पाली में दोस्तों। त्रिपिटिका कौन सी भाषा में? पाली में। गौतम बुद्ध द्वारा त्रिपिटिका है, सुत्त पिटिका, विनय पिटिका और अभिधम पिटिका है दोस्तों।
5 नंबर स्पूत क्यों बनाए गए थे दोस्तों? स्पूत क्यों बनाए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए दोस्तों, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्पूत पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्पूत शब्द पाली और संस्कृत भाषा में लिया गया था। इसका अर्थ टीलो या ढेर होता है दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है? टीला या तो ढेर होता है। स्पूत किसी व्यक्ति की चिता या समाधि और उसके अवशेष पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का एक टीला या ढेर होता है दोस्तों। स्पूत विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों, बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। स्पूत का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। कौन सा वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है दोस्तों? धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्रथम उपदेश को दर्शाता है। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है दोस्तों। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म की घटना का प्रतीक कमल और सार था दोस्तों, कमल और सार था। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण इसका स्तूप था दोस्तों। इसका चिन्ह क्या था? स्तूप था। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पदपानी महोदय उत्सव के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी में, अजंता की गुफाओं में दोस्तों, अजंता की गुफाओं में। पदपानी बौद्ध उत्सव के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए जाती है। पदपानी महोत्सव बौद्ध उत्सव चित्र अजंता के गुफा की संख्या 1 में से चित्रित हैं दोस्तों। अजंता की गुफा औरंगजेब महाराष्ट्र में स्थित हैं दोस्तों, औरंगजेब महाराष्ट्र में स्थित हैं। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन ईगल था दोस्तों। कौन था? गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम था दोस्तों, दंती दुर्ग प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मनखेत था दोस्तों, मनखेत थी। इलोरा का एक गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। इलोरा का गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। 9 नंबर, शिलालेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? शिलालेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेखों का पूरा लेख भी कहा जाता है दोस्तों। शिलालेख को पूरा लेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनमें संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने का एक प्रमुख स्रोत है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के ऐतिहासिक काल का सही कलम अनुसार है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल दोस्तों। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता का ऐतिहासिक काल का सही क्रम है दोस्तों, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ऐतिहासिक काल में पोषण काल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा काल दोस्तों? पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सी पशु का अक्सर देखा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैल का दोस्तों। किसका? बैल का। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर दिखे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गेंडा, हाथी, बकरी, हिरण, भेड़ आदि पशुओं का भी चित्र दिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय नेपोलियन
भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त भारत का सबसे महान शासक में से एक थे दोस्तों। समुद्रगुप्त भारत में सबसे महान शासक में एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी था दोस्तों। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे दोस्तों। समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। समुद्रगुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी दोस्तों। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी दोस्तों। कौन नीति? तो दोहरी नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध की है। इतिहासकारों ने इसे विसेंट और ऑर्थर सिमथ द्वारा भी दी गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, पालव राजवंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंह विष्णु है दोस्तों। कौन है? सिंह विष्णु है। सिंह विष्णु है दोस्तों। पालव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था दोस्तों। पालव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था दोस्तों। पालव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था दोस्तों। पालव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम है दोस्तों। पालव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम है। नंदीवर्धन और महेंद्रवर्धन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे दोस्तों। सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कौन सा नाम से? अवनी नाम से जाना जाता है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से धर्मों में से किस धर्म को दिलवाड़ मंदिर संबंधित है दोस्तों? कौन सा धर्म से दिलवाड़ मंदिर संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, जैन धर्म दोस्तों। जैन धर्म हो जाएगा। दिलवाड़ मंदिर जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। कौन सा धर्म से? जैन धर्म से। दिलवाड़ मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित हैं दोस्तों। कहाँ? सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित हैं। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों में से एक है दोस्तों। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं सदी और 13वीं सदी के मध्य में हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। किसके शासनकाल में? चालुक्य राजवंश के शासनकाल में। 15 नंबर, निम्नलिखित में से बौद्ध को सिद्धांत से संबंधित हैं दोस्तों। तो कौन है? अभिधम पिटक है दोस्तों। कौन सा है? अभिधम पिटक को बुद्ध का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। अभिधम पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित हैं। अभिधम पिटक से त्रिपिटक में से एक हैं। जो अभिधम पिटक बुद्ध सिद्धांतों का एक व्यापक रूप द्वैतपूर्ण सारांश का विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का भी अभिन्न अंग है दोस्तों। अभिन्न अंग है। 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा था दोस्तों। कौन सा था? हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था दोस्तों। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो कार्य 1922 ईस्वी में लखनदास बनर्जी के द्वारा किया गया था दोस्तों। मोहनजोदड़ो स्थल सिंध नदी के तट पर स्थित है। लोथल स्थल का खोज 1954 में डॉक्टर एस आर राव के द्वारा किया गया था दोस्तों। डॉक्टर एस राव के द्वारा किया गया था। लोथल सिंधु नदी के सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल स्थल भगुआ नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। लोथल स्थल भगुआ नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा स्थल का खोज अमलनंद घोष ने की थी दोस्तों। कालीबंगा के स्थल का उत्खनन श्रेय बी के थापड़ तथा बी लाल थापड़ को जाता है दोस्तों। कालीबंगा घाघर नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। कहाँ? घाघर नदी के तट पर स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध उत्तर
मेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों? किस राजवंश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चोल दोस्तों, चोल राजवंश। प्रसिद्ध उत्तर मेर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित हैं। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोल कालीन ग्राम प्रशासन तथा कार्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। 18 नंबर, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिला है दोस्तों? जलाशय के साक्ष्य मिला है। 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, धोलावीरा हो जाएगा दोस्तों। कौन सी हो जाएगा? धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के धोलावीरा स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिला है दोस्तों, जलाशय के साक्ष्य मिला है। धोलावीर गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। धोलावीर का खोज 1967 से 68 ईस्वी में पी जोशी ने की थी दोस्तों। कौन की थी? पी जोशी ने की थी। कालीबंगा इस स्थल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। यह स्थल राजस्थान में स्थित है दोस्तों। यह स्थल कहाँ है? राजस्थान में। कोटादजी कहाँ है दोस्तों? इस स्थल में कांसे की चपटी फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिला है। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है दोस्तों। लोथल इस स्थल के तीनों युगल समाधियों के साक्ष्य मिला है। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। कौन सा राज्य में? गुजरात राज्य में। मोहनजोदाड़ो का नाम का अर्थ किस भाषा से मृतकों का टीला है दोस्तों? किस भाषा से है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा भाषा? सिंध भाषा से दोस्तों। जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया तो सिंध भाषा से दोस्तों। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है दोस्तों। क्या है? मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो को सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान में स्थित राज्य है दोस्तों। पाकिस्तान में स्थित राज्य वर्तमान में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर अवशेष मिला है। मोहनजोदड़ो में सिंध नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आंसर में कौशल या कौशल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से दोस्तों? अगला पॉइंट है दोस्तों कि प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। जनपदों की संख्या 16 होता है दोस्तों। कौशल इन्हें 16 जनपदों में से एक था दोस्तों। कौशल जो 16 जनपदों में से एक था। कौशल जनपद की राजधानी श्रीवस्ती थी दोस्तों। कौशल जनपद की राजधानी श्रीवस्ती थी। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाल राज साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर बी गोपाल दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी गोपाल। पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल था दोस्तों। पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल था। पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल का एक कुशल प्रशासक था दोस्तों। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म के पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासन धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पूछेगा दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने किया था दोस्तों। किसने? धर्मपाल ने। 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के से नाम से जाना जाता है। सामवेद को संगीत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और अथर्ववेद को जादू टोना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। गद और पद में कौन सा वेद? तो यजुर्वेद है दोस्तों। आगे देखिए इसी में होगा कि अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं दोस्तों। इसकी संख्या 4 होते हैं दोस्तों। इसकी संख्या क्या होता है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को अथर्ववेद सबसे नवीन है दोस्तों। सबसे नवीन मतलब नया है दोस्तों, सबसे नया है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद, इसमें 10 हैं दोस्तों। 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त, लगभग 10,462 मंत्र है दोस्तों। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, मतलब शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यह संबंधित विधि या विधानों से यजुर्वेद संबंधित है दोस्तों। सामवेद यह चारों वेदों में से आकार की दृष्टि में सबसे छोटा है दोस्तों। सामवेद जो है आकार की दृष्टि में सबसे छोटा है। इस वेद का संबंध संगीत से है दोस्तों। इस वेद का संबंध किससे है? तो संगीत से है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कि रत्नावली
प्रियदर्शकी अनागदशी के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है हर्ष हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हर्ष हैं दोस्तों। रत्नावली प्रियदर्शिका और नंद के रचयिता हर्ष थे दोस्तों। हर्ष बनभट्ट के दरबार में कवि थे दोस्तों। हर्ष जो थे बनभट्ट के दरबार में कवि थे। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंद रचनाओं में भाषा संस्कृति थे दोस्तों। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था दोस्तों। क्या था? महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी दोस्तों। कहाँ थी? कन्नौज थी। जो हर्ष का संबंध पुष्यभूत वंश से था दोस्तों। किस वंश से था? पुष्यभूत वंश से था दोस्तों। 24 नंबर कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं दोस्तों? कौन से? तो चोल वंश के दोस्तों। कौन वंश के? तो चोल वंश के। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर जो चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राम चोल ने करवाया था। जो बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। कौन भगवान को? भगवान शिव को दोस्तों। तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासकों राजा राम चोल के नाम पर राजेश्वर मंदिर के नाम भी दिया गया था दोस्तों। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। जो वर्ष 1987 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी था दोस्तों। जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर था दोस्तों। अनंतनाथ जैन धर्म के चौथे थे 14वें। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें थे दोस्तों। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित हैं दोस्तों। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में करवाई थी दोस्तों। सांची स्तूप बौद्ध का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जो सांची का स्तूप का महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1989 में सांची स्तूप यूनेस्को का विश्व का विरासत स्थल सूची में शामिल हुआ था। कब दोस्तों? 1989 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा चीनी यात्री फहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौर किसने किया था दोस्तों? किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय। जो फहियान दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के कौन आए थे? हेनसन। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौर किया था। बौद्ध धर्म का उसके ग्रंथ के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य फहियान ने भारत का अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की थी। अपनी भारत की यात्रा के दौरान फहियान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान में पटना जो संस्कृत विषयों का अध्ययन किया था दोस्तों। कौन? संस्कृत विषय के। 28 नंबर क्वेश्चन जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बस दिस कहा जाता है दोस्तों। बस दिस कहा जाता है। जैन मठ संस्थाओं को बस दिस कहा जाता है दोस्तों। बस दिस जैन धर्म का अनुयायियों का एक पूजा का स्थान होता है जो मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो बस दिस जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों का मंदिर होते हैं दोस्तों। क्या होता है? मंदिर होते हैं। 29 नंबर निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़े कौन चयन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी जो गलत है दोस्तों। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य वंश के थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के, राज चोल वंश के, कनिष्क कुषाण वंश के दोस्तों। बाकी बिंबिसार गलत है। हर्यक वंश के थे दोस्तों बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था दोस्तों। किससे वंश से? हर्यक वंश। चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से था। राज्य संबंध चोल वंश से। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से थे दोस्तों। कौन सा वंश? कुषाण वंश से। 30 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वैदिक काल का अवधि कब तक चली है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए 2500 से
600 ईसा पूर्व तक चला था दोस्तों। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला था दोस्तों वैदिक काल। भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है दोस्तों। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंध घाटी सभ्यता के बाद हुई थी दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कई भागों में? तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व में होता है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में तक होता है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद की संख्या थे जो महान जनपद बने थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। तो बताएं तो पहले भी दोस्तों कि महान जनपदों की संख्या कौन है? 16 होता है दोस्तों। कितना होता है? 16। आर्य संस्कृतियों के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद की संख्या 16 थे जो महाजनपदों में बने थे दोस्तों। प्राचीन भारत में 16 जनपदों का उद्गम 6ठी शताब्दी में के दौरान में हुआ था। प्राचीन भारत के इन 16 जनपदों के बारे में जानकारी स्रोत बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है दोस्तों। कौन सा निकाय में? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद निम्नलिखित हैं। अंग है दोस्तों, मगध है, काशी है दोस्तों, बज्जी है, बतस्य है, अवंती है, कौशल है, पंचाल है दोस्तों, माल है, कारु है, चेंदी है, कब्बोज हो, मत्स्य है, सुरसेन है दोस्तों, गंधार है, अस्मक है दोस्तों। 16 महाजनपद हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में हुआ था दोस्तों। कहाँ? वैशाली में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। महावीर स्वामी जी का जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर था दोस्तों। महावीर स्वामी जी थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे दोस्तों। महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। मिलिंद पन्ह में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागसेन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? नागसेन ने दिया था। मिलिंद पन्ह में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया था। मिलिंद पन्ह एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचयिता जो मिलिंद तथा नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुए वार्तालाप पर वर्णित है तो दोस्तों। दूसरा तामिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कपतपुरम में दोस्तों, कपतपुरम में हुआ था। दूसरा तामिल संगम कपतपुरम स्थान पर हुआ था दोस्तों। प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे जिन तमिल कवियों का संगम कहा भी जाता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ लोक तोलकपियम का संबंध तमिल कवियों दूसरा समगम है दोस्तों, समगम है। पहला तमिल संगम तथा तीसरा तमिल संगम मुंदेरा स्थान पर हुआ था दोस्तों, मुंदेरा स्थान पर हुआ था। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, चीन से दोस्तों। किस देश से है? प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध चीन देश से है दोस्तों। फाहियान भारत का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था दोस्तों। कौन था? फाहियान जो भारत आने वाला कौन था? प्रथम चीनी यात्री था। फाहियान बौद्ध धर्म के अनुयायी था और अपनी भारत यात्रा के दौरान 6 वर्षों तक यहाँ रहा था दोस्तों। फाहियान कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक रहा था। फाहियान बौद्ध धर्म तथा उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने का उद्देश्य भारत आया था दोस्तों। फाहियान बौद्ध धर्म और उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के लिए उद्देश्य भारत आया था दोस्तों। बौद्ध का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो सिद्धांत था दोस्तों, मतलब बचपन का नाम सिद्धांत था। इसे वास्तविक नाम से भी जाना जाता है कि बौद्ध का वास्तविक नाम सिद्धांत था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था दोस्तों। कहाँ? नेपाल में हुआ था।
गौतम बुद्ध का पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था दोस्तों। चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी एवं सेवक था, मतलब घोड़ा था दोस्तों चन्ना। कथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था दोस्तों, जो कथक था गौतम बुद्ध का घोड़ा था। सारथिक था, मतलब सारथी चन्ना था दोस्तों। गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम कथक था। चेंद और अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी पारसी है दोस्तों। क्या है? पारसी। चेंद और अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, ईसाई धर्म से बाइबिल। सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब हैं दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब हैं। इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कुरान है दोस्तों। क्या है? कुरान है। 38 नंबर क्वेश्चन, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय एवं बनारस के राज अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से तीर्थंकर बने थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 23वें बने थे दोस्तों। कौन बने थे? 23वें बने थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय एवं बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे दोस्तों। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे, जो 23वें जैन तीर्थंकर बने थे, तीर्थंकर बने थे। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभवेद, और जैन धर्म के दूसरा तो अजीतनाथ, और जैन धर्म के 24वें तो महावीर स्वामी थे दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अंतिम अग्नि उपदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आदित्य पर्य शुद्ध के उपदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कि गौतम बुद्ध के आदित्य पर्य शुद्ध उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग्य के माध्यम से दुख की मुक्ति का उपाय बताया है दोस्तों। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष ने लिखा था दोस्तों। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष ने कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। अश्वघोष सौंदर्य नंद काव्य का भी रचना की थी। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे और नागार्जुन को गौतम बुद्ध के नागार्जुन के माध्यमिका सतमत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक माने जाते थे। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 41 नंबर, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, तोल्कापियम हो जाएगा दोस्तों, तोल्कापियम। संगम साहित्य को तोल्कापियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित। इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है दोस्तों, मणिमेगलाय। यह एक तमिल काव्य महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चित्तलाई चतनार द्वारा की गई थी दोस्तों। कवि चित्तलाई चतनार द्वारा की गई थी। दूसरा दोस्तों, शिल्पदिकर्मा यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकवि है जिसकी रचना एंग्लो आदिकाल द्वारा की गई थी दोस्तों। एंग्लो आदिगल द्वारा किए गए थे। एल्गो आदिगल द्वारा किया गया था, आदिगल द्वारा किया गया था। जीवन चिंतामणि यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना जैन मुनि तिरुतक देवर द्वारा किया गया था दोस्तों, तिरुतक देवर द्वारा की गई थी। 42 नंबर, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ जो शिल्प धन और विज्ञान से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी शिल्प शास्त्र है दोस्तों। कौन सा? तो शिल्प शास्त्र। वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र शिल्प धन और विज्ञान से संबंधित हैं। शिल्प शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हस्तलिप तथा कला के सिद्धांत का विश्लेषण किया गया है। गंधर्व वेद में यह चारों उपवेदों में से एक है। अन्य 3 वेद धनुर्वेद, शिल्पवेद और आयुर्वेद हैं दोस्तों, आयुर्वेद। पहला जैन परिषद कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी
पाटलिपुत्र में किया गया था दोस्तों। कहाँ? पाटलिपुत्र में। पहले जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद का योजना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल स्थलभद्र के अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। दूसरी जैन भल्वी में आयोजित किया गया था। जो दूसरे जैन परिषद में आयोजित देवगिरी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता 512 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है दोस्तों? वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। ऋषि वेद व्यास द्वारा महाभारत या महाकाव्य लिखा गया है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा, शिल्पदिक्रम इल्गो आदि काल द्वारा, जीवन चिंतामणि तिरुदेवर द्वारा दोस्तों। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है दोस्तों? तो व्याकरण है दोस्तों। कौन सा विषय? व्याकरण। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय व्याकरण है दोस्तों। क्या है विषय? व्याकरण है। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं दोस्तों। राष्ट्रकूट राष्ट्रवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग थे दोस्तों। दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग को दंती दुर्ग प्रथम भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं या 13वीं शताब्दी में हुआ था। राष्ट्रकूट राजवंश का भारत के उत्तरी और दक्षिणी तथा मध्य भाग में शासन पर किया था दोस्तों। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार था दोस्तों। कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था दोस्तों। कौन था? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम बिंदुसार था दोस्तों। क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र का नाम अशोक था दोस्तों। अशोक था। बिंदुसार लगभग 27 वर्ष तक शासन किया। 27 वर्ष तक शासन किया। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता। अमित्र घात भी कहा जाता है दोस्तों। अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह चतुर्भुज शीर्ष में कोई भारतीय संविधान द्वारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था दोस्तों। भारतीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर कुषाण। ये 49 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। 49। कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड-डिफेसेस था दोस्तों। कड-डिफेसेस था। कुषाण वंश का शासक कनिष्क के काल में गंधार काल का विकास सर्वाधिक हुआ था दोस्तों। कौन सा काल में? गंधार काल में विकास सर्वाधिक हुआ। हड़प्पा सभ्यता के कस्बे को पेल्टन में रखा गया था दोस्तों। कौन सा पेल्टन में रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, रेकुट गूलर ग्रिड में रखा गया था दोस्तों। किसमें? रेकुट गूलर ग्रिड में। हड़प्पा सभ्यता का कस्बों का रेकुटो गूलर ग्रिड पेल्टन में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे दोस्तों। अपने नगर नियोजन के लिए थे बहुत प्रसिद्ध थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ग्रिड पेल्टन शहर, कस्बे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी दोस्तों। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित हैं दोस्तों? आंसर में बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में है। हीनयान संप्रदाय, हीनयान जो बौद्ध धर्म के प्राचीन रूप हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग क्रम और धर्म में विश्वास करते थे। क्रम और धर्म दोनों पर विश्वास करते थे दोस्तों।
महायान महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। जो महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते थे दोस्तों। किस पर? परोपकार पर। चतुर्थ, बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। चौथुर्थ में लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात में है दोस्तों। कहाँ? गुजरात में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मतलब अगला, हड़प्पा का सबसे प्राचीन शहर लोथल भारत का गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। कहाँ? गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल को भारत सभ्यता का डॉक यार्ड या जहाज़ों का गोदी भी कहा जाता है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता को जहाज़ों का गोदी भी कहा जाता है दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नबी कितने महान सच्चाइयों ने कितनी अंग्य पथ पर आधारित की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 और 8 दोस्तों। बौद्ध धर्म के नबी 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पद पर रखा गया था। 4 महान सच्चाइयों भगवान बुद्ध जो 4 आर्य सत्य हैं और 8 अंगीय पथ भगवान बुद्ध के अष्टमी मार्ग के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं दोस्तों। दुख के कारण है दोस्तों। दुख जो है दुख के कारण है। दुख के कारण का निवारण दुख का निवारण का मार्ग है। भगवान बुद्ध के अष्टमी मार्ग निम्नलिखित हैं। सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म 54 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म ने उपदेशों में से जन साधारण की किस भाषा में प्रयोग किया था दोस्तों? किस भाषा में प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर डी पाली भाषा में प्रयोग किया था दोस्तों। कौन सा भाषा में? पाली भाषा में। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को जन साधारण की भाषा पाली भाषा में प्रयोग किया था। पाली भाषा का उद्गम 6ठी शताब्दी में हुआ था। जो पाली प्राचीन भारत में से एक भाषा है दोस्तों। त्रिपिटिका पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो त्रिपिटिका बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है दोस्तों। किसके अंतर्गत? तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। त्रिपिटिका एक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो त्रिपिटिका की भाषा पाली जो बौद्ध धर्म का उद्गम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के ग्रंथ के नाम से जाने जिन्हें भिक्षु के लिए नियमों का उल्लेख है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी विनय पटिका में है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटिका के भाग विनय पटिका में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। बौद्ध उत्सव का अवधारणा निम्न में से किसे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी महायान बौद्ध धर्म दोस्तों। बौद्ध उत्सव अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाबौद्ध उत्सव आशय 10 परमात्माओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं हैं दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे के अनुसार किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जैन धर्म उपनिषद नहीं था। इस्लाम कुरान था दोस्तों। सिख धर्म गुरु गोविंद साहब। इस्लाम धर्म बाइबिल। इस तीनों सही है दोस्तों। उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है दोस्तों। इस्लाम धर्म का संबंध कुरान से। सिख धर्म का संबंध गुरु ग्रंथ साहिब से। ईसाई धर्म के बाइबिल से। और जैन धर्म का आगम साहित्य से दोस्तों। आगम साहित्य से। 59 नंबर क्वेश्चन विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कहाँ? कर्नाटक में। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। कहाँ? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य श्रवणबेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित है दोस्तों। गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था दोस्तों। गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का पुत्र बाहुबली
को संप्रमित है दोस्तों। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है दोस्तों। विक्रम विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है दोस्तों। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी दोस्तों। विक्रम विश्वविद्यालय भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। विक्रम विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में स्थित है दोस्तों। कौन जनपद में? भागलपुर जनपद में दोस्तों। जो 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बकीरतार खिलजी द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था दोस्तों। अमरावती वास्तुकाल को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन राजवंश के द्वारा दोस्तों। अमरावती वास्तुकाल को सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। जो सातवाहन राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। अमरावती वास्तुकाल को सातवाहन राजवंश के पश्चात इच्छुक को संरक्षक का प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, राहुल थे दोस्तों। क्या थे? राहुल थे। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य थे दोस्तों। गौतम बुद्ध के उपाली जो शिष्य थे आनंद के थे। यह गौतम बुद्ध के चचेरा भाई और उनके शिष्य थे दोस्तों। चचेरा भाई उनके शिष्य। उपगुप्त या सम्राट अशोक के गुरु थे दोस्तों। उपगुप्त किसके थे? सम्राट अशोक के गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन से घोड़े बलिदान से संबंधित हैं दोस्तों? 63 का हो जाएगा सी दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ है दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है दोस्तों। किससे? घोड़े के में से। अश्वमेध यह यज्ञ प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों में से प्रमुख स्थान है। जो अश्वमेध शब्द, अश्व शब्द का घोड़ा तथा मेघ का अर्थ होता है बलि दोस्तों। मेघ का अर्थ होता है बलि। दिगंबर और श्वेतंबर पद का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? तो आंसर जैन धर्म से है दोस्तों। किस धर्म से? जैन धर्म से। दिगंबर और श्वेतंबर पद का संबंध जैन धर्म से है दोस्तों। जैन धर्म को श्वेतंबर और दिगंबर को दो समुदायों में बांटा गया था। श्वेतंबर समुदाय के साधु वाले श्वेत वस्त्र और दिगंबर वाले साधु को जो नग्न वस्त्र पहनते थे। मतलब श्वेतंबर तो सादा वस्त्र पहनते थे, तो दिगंबर वस्त्र ना पहनते थे दोस्तों। जैन धर्म के स्थलभद्रु का शिष्य श्वेतंबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहे गए थे दोस्तों। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तर्क सोच की तकनीकी में विश्वास करता था? तो ऑप्शन नंबर बी, न्याय दर्शन दोस्तों। कौन दर्शन? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन तर्क और सोच की तकनीकी में विश्वास करता था। न्याय दर्शन 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन के प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र हैं दोस्तों। जो 6 वैदिक दर्शन है दोस्तों। सांख्य दर्शन कपिल है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम बुद्ध, वैश्विक दर्शन उल्कनद, मीमांसा दर्शन जैमिनी, वेदांत दर्शन बद्रायन थे दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसंग समकालीन थे दोस्तों। किसके? तो हर्षवर्धन के समकालीन थे। चीनी यात्री हेनसंग हर्षवर्धन के समकालीन थे दोस्तों। हेनसंग ने भारत यात्रा करना अपनी पुस्तक शिव की पुस्तक में की थी दोस्तों। हेनसंग की यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। राजकुमार के नाम से किसे? हेनसंग को जाना जाता है दोस्तों। सितनवसन की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से दोस्तों। सितानवासन की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। सितानवासन की गुफा तमिलनाडु राज्य के पुदेडीकोट्टा जिला में स्थित है। सितानवंश की गुफा की आरवीर कोयल भी कहा जाता है। अरवर कोयल भी कहा जाता है दोस्तों। सितानवंश की गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। ईस्वी में हुआ था। तृतीय बहुत प्रसिद्ध आयोजना किसके शासनकाल में किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, अशोक के काल में किया गया था। तृतीय बहुत प्रसिद्ध का योजना अशोक द्वारा करवाया गया था। तृतीय बहुत प्रसिद्ध पाटलिपुत्र में अशोक संरक्षक आयोजित हुआ था दोस्तों। तृतीय बहुत प्रसिद्ध का योजना वर्ष लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका अध्यक्षता मोगली पुतिस ने किया था दोस्तों। प्रथम बौद्ध
प्रसिद्ध का योजना 483 ईस्वी में अज्ञात शत्रु संरक्षक महाकश्यप अध्यक्ष थे दोस्तों, राजगिरी में आयोजित हुआ था। कहाँ? राजगिरी में। द्वितीय बहुत प्रसिद्ध 383 में हुआ था, जो कालाशोक संरक्षक सबकामी अध्यक्ष वैशाली में आयोजित हुआ था। चतुर्थ में तो 72 ईसा पूर्व में हुआ था, कनिष्क के संरक्षक और वासुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलगढ़ ग्राम, जो कश्मीर में हुआ था दोस्तों। कहाँ? कश्मीर। 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 69 नंबर बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेकू स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश के द्वारा दोस्तों। कौन वंश है? मौर्य वंश के द्वारा करवाया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेकू स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। धमेकू स्तूप का निर्माण उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में स्थित है दोस्तों। धमेकू स्तूप के बारे में यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश इसी स्थान पर दिया गया था। धमेकू स्तूप का सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था, जो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पथ कहा जाता है दोस्तों। उत्तर पथ कहा जाता है। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शासकों द्वारा कराया गया था, मौर्य वंश का शासनकाल के दौरान इसे उत्तर पथ कहा जाता है। 16वीं शताब्दी के ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण इसे शेरशाह सूरी जाता है। ग्रेट ट्रंक रोड का अन्य नाम सड़क ए अजाम भी कहा जाता है। सड़क ए अजाम के नाम से जाना जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने धर्मता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने दोस्तों। अशोक ने धर्म विजय और धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। अशोक का जन्म वर्ष 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक 269 ईस्वी में मगध सिंहासन पर बैठ गया। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक को देवन प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म को अपनाने के प्रेरित किया गया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में दोस्तों। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ना और बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। यह युद्ध उड़ीसा में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था दोस्तों। सम्राट अशोक ने यह युद्ध छोड़ने तथा बौद्ध धर्म को अपनाने की फैसला कलिंग युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार देखते हुए था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के मध्य में हुआ। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय तो हुआ, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक को 13वीं शिलालेख का वर्णित हुआ था दोस्तों। 13वीं शिलालेख का वर्णित हुआ। 73 नंबर क्वेश्चन कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के ताख्यों पर कितने आदेश उत्कीर्ण करवाया, जो अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोगों तक आचरण सके? कितना दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, 14 दोस्तों। सम्राट अशोक ने पत्थरों के स्तंभ और पत्थरों के ताख पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाया, जो अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। सम्राट अशोक के समय इतिहास की जानकारी हमें 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त की जाती है। जो सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था दोस्तों। कौन? जेम्स प्रिंसपे ने पढ़े था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार हैं दोस्तों। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे दोस्तों। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुआ था। हर्यक वंश की राजधानी
ब्रिज या तो राजगृह है दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट सबसे लंबे अवधि तक चला दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर बी, पाल वंश दोस्तों। उपरोक्त में से पाल सम्राट सबसे लंबी अवधि तक चला था दोस्तों। प्रतिहार साम्राज्य के शासनकाल अवधि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक चला था दोस्तों। पाल साम्राज्य की शासनकाल 700 से 1174 ईस्वी तक चला था। सैन्य साम्राज्य की अवधि 1070 से 1230 तक चला था दोस्तों। राष्ट्रकूट साम्राज्य की शासन अवधि 725 से 982 तक चला था। 76 नंबर क्वेश्चन, सतवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पोटीन कहते हैं दोस्तों। पोटीन कहते थे, क्या कहते हैं? तो पोटीन। सतवाहन द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन कहलाता है। सतवाहन राजवंश के राजाओं द्वारा कांसे, तांबा, चांदी और प्रोटीन तथा अन्य सिक्कों को अपनाने शासनकाल में प्रचलित किया गया था। 77 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने धम्म का प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था दोस्तों? किस नए पद का निर्माण किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, धम्म महापात्र दोस्तों। महामात्र। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नए पद धम्म महापात्र का निर्माण किया। प्राचीन भारत में राज्य की शासन व्यवस्था के अंतर्गत धम्म महापात्र नामक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति की होती थी। धम्म महापात्र के कार्यों राज्य में धर्म नुकसान का निर्माण कराने से था दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें किस वंश का प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं। अर्थशास्त्र का पुस्तक मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। अशोक के शासनकाल की सबसे लंबी महत्वपूर्ण घटना कलिंग 79 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके विजय का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो गया उड़ीसा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में उड़ीसा में विजय हुई थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। किस मूल भारतीय राजवंशों ने अपने शासकों का चित्र बनाने वाली सिक्के जारी किए थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सतवाहन वंश ने जारी किए थे दोस्तों। कौन? सतवाहन वंश। किस राजवंश ने सतवाहन वंशों ने अपने सिक्कों की चित्र वाले सिक्का जारी किए थे दोस्तों? सतवाहन वंश भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख राजवंश था। सतवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान था दोस्तों। सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सतवाहन वंश शासकों में से तांबे, चांदी और सिक्के, कांसे और पोटीन के सिक्के जारी किए थे। सतवाहन वंश का राजभाषा प्राकृत था। सतवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण में मिलता है दोस्तों। मत्स्य पुराण में मिलता है। सतवाहन वंश के शासकों मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किए थे दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऑप्शन नंबर जो बीजगणित का महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट है दोस्तों। आर्यभट्ट ने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ था। आर्यभट्ट भारत का महान गणितज्ञ में से महत्वपूर्ण स्थान था दोस्तों। आर्यभट्ट 2 प्रकार पुस्तक लिखे थे, आर्यभट्ट और आर्यभट्ट सिद्धांत की रचना की थी दोस्तों। 82 नंबर क्वेश्चन, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने बनाए थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश ने बनाया था दोस्तों। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा में भगवान शिव की नृत्य करते हुए दिखाई दिए थे दोस्तों। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरा में स्थित है दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा
तमिल साहित्य महाकाव्य हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तमिल साहित्य महाकाव्य शिल्पदिकरम हैं। जो शिल्पदिकरम महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासनकाल में हुई थी। जो शिल्पदिकरम महाकाव्य 3 भागों में विभक्त हैं। शिल्पदिकरम महाकाव्य के लेखक एलांगो आदिगल हैं दोस्तों, एलांगो आदिगल थे। हड़प्पा 84 नंबर, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था दोस्तों? किसका उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती मिट्टी की ईंटें की, ताप्ती मिट्टी और ईंटें के। हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए ताप्ती मिट्टी ईंटों का उपयोग किए गए थे दोस्तों। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता एक शहर थे जो वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान देश का पंजाब राज्य मोंटोगोमरी जिला में स्थित है दोस्तों। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, धनोधर्त के। धनोत्तर को औषधि का देवता कहा जाता है। धनोत्तर आयुर्वेद का प्रणेता है दोस्तों। धनोत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम आदित्य के दरबार में उनके 9 रत्न में से एक थे। धनोत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे दोस्तों। धनोत्तर में से प्रमुख पुस्तक रोग निदान वैद्य चिंतामणि थे दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन, विजयलाल जो चोल वंश के संस्थापक था, जो पहले समांत थे दोस्तों किससे? तो पल्लव वंश थे दोस्तों, पल्लव वंश थे। विजयलाल जो चोल वंश के संस्थापक थे वह पहले पल्लव वंश के समांत थे दोस्तों। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश पल्लव वंश के स्थापित हुए थे दोस्तों। 87 नंबर, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई थी दोस्तों? कहाँ पाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, एलोरा गुफा में पाए गए थे दोस्तों। कहाँ? एलोरा गुफा में पाए गए थे। रावण द्वारा कैलाश पर्वत के हिलते हुए चित्रित एलोरा गुफा में पाए गए थे। एलोरा गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। जूनागढ़ की बौद्ध गुफा जूनागढ़ गुजरात में स्थित हैं। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं दोस्तों। बराबरी की गुफा जहानाबाद जो बिहार में स्थित हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, खारवेल के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। खारवेल कलिंग का शासक थे दोस्तों। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया था दोस्तों। होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र था दोस्तों, द्वार समुद्र था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र। होयसल साम्राज्य के संस्थापक निरपकाम द्वितीय थे दोस्तों। होयसल दक्षिण भारत की एक प्रमुख राजवंश था जिसने 10वीं और 14वीं शताब्दी तक राज्य किया था दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन, पुलकेशन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक थी? तो ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य थी दोस्तों। कौन थी? चालुक्य थी। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक थी। चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी है दोस्तों। पुलकेशन द्वितीय ने तत्कालीन कन्नौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य राजवंश की 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत की एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था दोस्तों। चालुक्य राजवंश भारत में कई शाखाओं थी दोस्तों। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य राजवंश की शाखा बादामी जो संबंधित है। पुलकेशन द्वितीय शासनकाल में चालुक्य राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली था। चालुक्य राजवंश का प्रारंभिक इतिहास तथा पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है दोस्तों। कौन अभिलेख से? ऐहोल अभिलेख से। कौन सा चोल राजा ने महामलद्वीप के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, राजा राज दोस्तों। चोल राजा राज मालदीव के द्वीप पर दरिया विजय पाई थी। चोल राजा
राजा राज ने अपने नौसेना की अभियानों का संचालन किया था और अपने एक नौसेना का अभियान के तहत इन्होंने भारत के दक्षिण भाग तथा मालदीव को विजय कर लिया था दोस्तों। मालदीव पर विजय चोल राजा राज की अंतिम विजय थी दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन, कौन साम्राज्य 7वीं और 8वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली हो गया जो कांचीपुरम उसकी राजधानी हुआ था दोस्तों? तो आंसर में पल्लव के दोस्तों, पल्लव के। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश बहुत शक्तिशाली हो गया जो कांचीपुरम उसकी राजधानी बन गए थे। पल्लव के 3रे शताब्दी या 9वीं शताब्दी दक्षिण भारत पर राज किया और पल्लव के अंत बाद में दक्षिण भारत का चोल का उदय हुआ था। पल्लव का अंतिम शासक अपरिवर्तनीय थे दोस्तों, मतलब अपरजीत वर्मन थे दोस्तों। कौन थे? अपरजीत वर्मन थे। 93 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस वंश ने मुंगेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी के सर्वोच्च प्राप्त हुए थे दोस्तों? आंसर में पांड्य वंश दोस्तों। कौन सा? पांड्य वंश में मुंगेर के पास आसपास के क्षेत्र शासन किए जो 13वीं शताब्दी के सर्वोच्च प्राप्त हुआ था। मुंगेर जो पांड्य वंश की राजधानी थी, वर्तमान में मुंगेर भारत के तमिलनाडु में राज्य में स्थित है दोस्तों। पांड्य राजवंश के दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश में से एक था जो पांड्य राजवंश भारत की 6ठी शताब्दी से 13वीं शताब्दी के शासन पर रहा था। 94 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में दोस्तों। वर्ष 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित हुआ था। हाइडेस्पेस की लड़ाई पोरस और सिकंदर के महान मध्य हुई थी जो लड़ाई में झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन, कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोपुरम कहा जाता है दोस्तों, गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत मंदिरों में प्रवेश करने वालों को गोपुरम कहा जाता है। इस प्रकार के द्वार मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों को प्रतिनिधि करते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की मंदिरों मुख्यतः द्रविड़ शैली में निर्मित है। दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रवेश द्वार के रूप में गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव शासकों ने किया था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिखा गया था दोस्तों? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था दोस्तों। किससे? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया था। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है दोस्तों। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक और नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था दोस्तों। 1950 में अपनाया गया था। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य ही जीत है, सत्य ही जीत है। 97 नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय दोस्तों। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था दोस्तों। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पल्लव वंश का शासन थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में लगभग 695 से 720 ईस्वी तक चला था। महाबलीपुरम के शोर मंदिर तथा कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवा दिया था दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी मंदिर से संबंधित है दोस्तों। किससे? मंदिर से। वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायत शैली में से एक केंद्रीय मंदिर जो 4 अन्य मंदिरों में से घिरा हुआ था। पंचायत शैली निर्मित प्रमुख मंदिरों में से खुजरो मध्य प्रदेश में स्थित जो कांडेरिया महादेवी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में जो लिंगराज मंदिर तथा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित दशावर्त मंदिर जो अधिक प्रमुख है दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराज जय सिंह द्वितीय ने करवाया था।
दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली में अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर जिसे वाराणसी, जयपुर, मथुरा, उज्जैन स्थान पर अवस्थित हैं दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगेगौड़ा चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र चोल प्रथम दोस्तों। राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगेगौंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर का निर्माण 1035 ईस्वी में हुआ था। इसका गंगेगौंडा चोल बृहदेश्वर मंदिर से भी कहा जाता है। इसे ऐतिहासिक मंदिर में भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में अरियूलूर जिले में स्थित है। राजेंद्र चोल प्रथम ने चोल वंश का सबसे महान शासक थे दोस्तों। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित है। यह 2 पहाड़ियों चंद्रगिरी और बिंदगिरी पहाड़ियों के मध्य में स्थित एक प्रमुख स्थान जो गोमतेश्वर की प्रतिमा में भी स्थित है दोस्तों। श्रवणबेलगोला जैन धर्म में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो प्राचीन स्रोतों में से मिली जानकारी के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जीवन के अंतिम क्षण इस स्थान पर व्यतीत किए थे दोस्तों। 102 नंबर क्वेश्चन है कि गांधार काल की एक बौद्ध दृश्यकाल शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुषाण दोस्तों। गांधार काल एक बौद्ध दृश्य काल शैली जिसका भी विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व जो चतुर्थ बौद्ध ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटफिसेस को माना जाता है जो कुषाण वंश के कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के कला में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। गांधार काल यूनान काल का प्रभावित हुआ था दोस्तों। 103 नंबर क्वेश्चन कि कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? आंसर में पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था। कांचीपुरम कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासनकाल में हुआ था दोस्तों। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 7वीं से 8वीं ईस्वी के दौरान पल्लव राजवंश नरसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह मंदिर अग्र भाग का निर्माण नरसिंह वर्मन और द्वितीय भाग का निर्माण महेंद्र सिंह वर्मन तृतीय ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। इस मंदिर तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिला में स्थित है दोस्तों। 104 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में इमारत का समूह निर्मित किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर डी पाल्बो द्वारा किया गया था दोस्तों। तमिलनाडु में महाबलीपुरम इमारत के समूह पाल्बो द्वारा निर्मित किया गया था। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 1984 में शामिल किया गया था। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में चेंगलुपट्टू जिले महाबलीपुरम स्थान पर स्थित है दोस्तों। 105 नंबर एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था दोस्तों। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे दोस्तों। राष्ट्रकूट राजवंश का राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टानों को काटकर एलोरा मंदिर का निर्माण किया था। कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था दोस्तों। द्रविड़ शैली में यह भारत का महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा का गुफाओं का यूनेस्को में विश्व विरासत शामिल सूची 1983 में शामिल हुआ था दोस्तों। 106 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता एवं एलोरा की गुफा किस धर्म का सबसे पहली वास्तुकला और गुफा चित्रकला मूर्तिकला का उद्गम हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों बौद्ध हो जाएगा। अजंता एलोरा की गुफा बौद्ध धर्म से सबसे पहली वास्तुकला गुप्त चित्रकला मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है। अजंता का एलोरा गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला में स्थित है दोस्तों।
अजंता व एलोरा की गुफा यूनेस्को में विश्व विरासत में सूची 1983 में शामिल हुआ था। अजंता की गुफा चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग भी प्रसिद्ध हैं दोस्तों। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? 107 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन भट्ट ने लिखी थी दोस्तों। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी वन भट्ट ने लिखी थी। वन भट्ट हर्षचरित्र के दरबारी कवि थे दोस्तों। वन भट्ट ने कंदावरी नामक पुस्तक को भी रचना की थी दोस्तों। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे और कालिदास ने दो प्रमुख महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंशम की रचना किए थे दोस्तों। कालिदास ने अन्य रचनाओं की जो दो ऋतु संहारम और मेघदूत, ये तीन प्रमुख नाटक अभिज्ञान शकुंतलम महाबली मल्लविक अग्निमित्र और तीसरा दोस्तों विक्रम बरसी यम है दोस्तों। बीरबल अकबर के नवरत्न में से एक थे दोस्तों। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे दोस्तों। 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत का प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र से को संकलित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी भरत मुनि है दोस्तों। भारत में प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र भरत मुनि संकलित किया है दोस्तों। महर्षि वेद व्यास रामायण की रचना की थे। मुनि मनु स्मृति की रचना की। महर्षि अगस्त्य सप्त ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 108 क्वेश्चन था प्राचीन इतिहास के। अगला पार्ट आएगा दोस्तों मैराथन, जो मध्यकालीन का आएगा दोस्तों। किसका आएगा? मध्यकालीन के, जिसको दोस्तों रेलवे में आरपीएफ का एग्जाम या तो एसआई जिसका है दोस्तों, या तो रेलवे का हर एग्जाम के लिए तो ऐसे इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी से भी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पर्पस है कि ज़्यादा करके आरपीएफ के लिए बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। आप लोग वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें दोस्तों।